पीहू लोमड़ी और पिंकू बंदर दोनों भाई बहन हैं और शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में उनके बहुत सारे दोस्त हैं। आज 31 दिसंबर है, इसलिए सभी बच्चे न्यू ईयर के बारे में बात कर रहे हैं। तभी टिंकू नाम का एक हाथी पिंकू से कहता है, अरे पिंकू, नए साल में तुम क्या करने वाले हो? कोई संकल्प लिया है तुमने? हाँ, मैंने संकल्प लिया है कि मैं 2023 में मन लगाकर पढ़ूंगा और खेल पर भी ध्यान दूंगा। इस साल मैं खेल में पीछे रह गया, इसलिए मेरी यही कोशिश होगी कि मैं नए साल में बैडमिंटन अच्छे से खेलूं और अपने स्कूल के लिए कोई ट्रॉफी जीत कर लाऊं। तभी पीहू भी वहाँ आ जाती है और कहती है, और दोस्तों, क्या बातें चल रही हैं तुम सबकी? आओ आओ पीहू, हम तो नए साल के बारे में बात कर रहे थे कि कौन क्या क्या करने वाला है, किसने क्या संकल्प लिया है। वैसे तुमने क्या संकल्प लिया है पीहू? मैंने संकल्प लिया है कि मैं नए साल में गरीबों की मदद करूं और अपने मम्मी पापा को खुश कर सकूं और इस बार क्लास में फर्स्ट भी आऊं। बच्चों के बीच ऐसे ही बातें चल रही थी। उसके बाद उनकी छुट्टी हो जाती है और पीहू और पिंकू अपने घर आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि सोसाइटी के बहुत सारे लोग उनके घर पर इकट्ठा हुए हैं। मम्मी, ये सब यहाँ घर पर क्यों जमा हुए हैं? कुछ है क्या आज? हाँ बच्चों, आज न्यू ईयर की पार्टी है ना घर पर, इसलिए ये सभी आए हुए हैं। आदमी लोग घर की सजावट कर रहे हैं और हम औरतें खाना बना रही हैं। देखो, मैंने तुम्हारी पसंद का गाजर का हलवा भी बनाया है और हाँ, तुम्हारे दोस्त भी आए हुए हैं। जाओ जाकर देखो कमरे में। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और अपने कमरे में जाकर देखते हैं, जहाँ उन्हें उनकी सोसाइटी के दोस्त बैठे हुए मिलते हैं और सब गुब्बारे फुला रहे थे। अरे दोस्तों, कैसे हो तुम? हम तो अच्छे हैं, तुम कैसे हो? पता है, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो आओ, गुब्बारे फुलाते हैं। पिंकू और पीहू गुब्बारे फुलाते हैं। उधर सभी औरतें मिलकर खाना बना रही थी। बच्चों के पापा कह रहे थे कि सारा खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, पर मैंने कहा नहीं, बस केक और कुछ मिठाई और पीने के लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर लेते हैं। बाकी तो हम सभी औरतें मिलकर कर ही लेंगी। क्यों, सही कहा ना बहन जी मैंने? हाँ पीहू की मम्मी, सही कहा अपनी। वैसे भी हम भी घर पर पड़ी हुई क्या कर रही थी, यहाँ आकर कम से कम आपकी मदद तो कर रही हैं। उधर आदमी लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और घर की सजावट भी कर रहे थे। लाओ बच्चों, ये गुब्बारे हमें दे दो, हम इन्हें दीवार पर लगा देते हैं और तुम भी जल्दी जल्दी से मुँह हाथ धो लो, क्योंकि 12 बजने में कुछ ही समय बचा है। लेकिन मुँह हाथ धुलना जरूरी है क्या पापा? और क्या बच्चों, अभी तो आपकी सुंदर सुंदर फोटो आएगी। बच्चे मुंह हाथ धुलकर बैठ जाते हैं और 12 बजते ही मम्मी पापा सभी के साथ मिलकर केक काटते हैं और सभी में केक परोसते हैं। केक बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद सभी मिलकर पटाखे फोड़ते हैं। पीहू और पिंकू बहुत खुश थे। पटाखे फोड़ने के बाद सभी मिलकर सफाई कर्मी, गार्ड और गरीब लोगों को उपहार देते हैं और उनसे गले मिलते हैं। इन सभी के बाद वह उन सभी लोगों की फोटो खींचते हैं। चलो चलो, बहुत हो गई फोटो, अब खाना खा लेते हैं, बहुत जोरों की भूख लग रही है। अरे पापा, अभी तो फोटो खींचना शुरू किया था, हमारी भी तो फोटो खींचनी है ना। फोटो तो बाद में भी खींच लेंगे, अभी खाना खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा और फिर खाने में वो स्वाद नहीं आएगा। समझ गए ना बच्चों? चलो चलो, खाना खा लो। भाई साहब, आप भी आ जाइए, चलिए खाना खा लेते हैं। सभी मिलकर खाना खाते हैं और खूब मस्ती करते हैं, साथ ही गाना बजाना भी होता है और इस तरह सभी लोग मिलकर नए साल का स्वागत करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। सुंदर जंगल में शेरा का बहुत आतंक था। सभी जानवर उसके गुस्से से बहुत डरते थे। उसी जंगल में एक समझदार खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू हमेशा अपनी चालाकी से बड़े बड़े जानवरों से अपनी जान बचा लेता था, लेकिन वो हमेशा दूसरे छोटे जानवरों की मदद करता था। इस वजह से सभी जानवर उसको बहुत पसंद करते थे। एक दिन रिंकू जंगल में टहल रहा था, तभी उसे छोटू और उसकी पत्नी दिखाई दिए। छोटू भैया, छोटी भाभी, कहाँ घूम रहे हो? कुछ नहीं रिंकू, हम तो ताजी घास और फलों की तलाश में आए हैं। यहाँ की घास तो बहुत हरी भरी है, हम तो सोच रहे थे कि यहीं पास बस जाए। आप लोग क्या शेरा के बारे में नहीं सुने हो? ये उसी का इलाका है। अगर उसने आप दोनों को देख लिया तो आपकी खैर नहीं। शेरा तो बहुत ही क्रूर है। तभी वहाँ शेरा का दहाड़ने की आवाज आती है और सब डर जाते हैं। सुनिए जी, ये तो शेरा की दहाड़ है, अब क्या होगा?
आप दोनों उस पेड़ के पीछे से भाग जाओ। और फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के पीछे से भाग जाते हैं। रिंकू खरगोश, यहाँ पर 2 जानवर आए थे, मैं उनका शिकार करने आया हूँ। क्या तुमने उन्हें देखा है? जी शेरा जी, मैंने उन्हें उस रास्ते से जाते हुए देखा। रिंकू शेरा को दूसरी तरफ इशारा करके भेज देता है। छोटू और छोटी रिंकू के पास आते हैं। तुम्हारा शुक्रिया रिंकू भैया। अब आप दोनों यहाँ पर घास खाकर जल्दी से चले जाओ। इसके बाद दोनों पति पत्नी घास खाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन वही दोनों उस घास के मैदान के पास एक तालाब में रिंकू को मिल जाते हैं। छोटू भैया, छोटी भाभी, आप दोनों के जाने के बाद शेरा फिर से आया था और मुझे धमका कर गया है कि अगर अगली बार उसको उसके शिकार का सही पता नहीं मिला तो वो मुझे ही खा जाएगा। आपने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली भैया, आपका बहुत धन्यवाद। दोनों पति पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं। तो शेर वहाँ पे आकर कहता है, रिंकू, तू मुझे यहाँ और भी जानवरों की आवाजें आ रही थी, तू किससे बात कर रहा था? जरा बताना मुझे, मेरी धमकी याद है ना? अगर तू मुझे सच नहीं बताएगा तो आज तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। रिंकू बहुत डर जाता है। वो सोचने लगता है, शेरा बहुत ताकतवर है और इससे हर बार झूठ बोलने का एक ही मतलब है कि इसकी दावत बन जाना। अब मैं क्या करूं? मेरी भी जान खतरे में है। सच कहूंगा तो पति पत्नी मारे जाएंगे, झूठ बोला तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन आखिर हम सब कब तक इस शेरा से डर के रहेंगे? सोच क्या रहा है? जवाब दे। शेरा जी, मैं पानी से बात कर रहा था, आप भी बात करके देख लो। पानी से? पानी में क्या है? आप ही देख लो, उसमें शायद आपको शिकार करने के लिए कोई मिल जाए। शेरा पानी में झांक कर देखता है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। रिंकू इशारों से छोटू और छोटी को बुलाता है। ध्यान से आगे जाकर देखो शेरा जी, आपका शिकार है वहाँ। शेरा जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है तभी उसे पीछे से रिंकू और छोटू छोटी धक्का दे देते हैं और उसको तालाब में गिरा देते हैं। मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे बचाओ। शेरा डर के कारण चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बहुत से जानवर आते हैं। शेरा, तुम सबको डराते हो, अपनी ताकत का तुम्हें बहुत घमंड है। अगर तुम हम सबको तंग करना छोड़ोगे तभी तुम्हें बचाएंगे। इसको मत बचाओ रिंकू। नहीं छोटू भाई, पूरे जंगल के सामने ये मदद मांगकर साबित कर चुका है कि इसको भी डर लगता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तंग नहीं करूँगा। और फिर सबके सामने रिंकू रस्सी फेंककर शेरा को बचाता है। शेरा शर्मिंदा हो जाता है और फिर वो कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता है और पूरे जंगल में अब रिंकू की सूझबूझ की तारीफ होने लगती है। इसी तरह से रिंकू इतनी मुश्किल में भी अपनी हिम्मत और होशियारी से मुसीबत खत्म करने में कामयाब होता है। महल के सारे लोगों को बात करते हुए सुनकर राजकुमारी भी वह संत से मिलने की इच्छा प्रकट करती है। यह संत की भेष में ठगता यह साधु कपटी है। जैसे ही मन में ये विचार आया, राजकुमारी वहाँ से भाग निकली। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? देखो तुम्हारा हश्र मैं क्या करता हूँ। साधु ने अपने हाथ में जो त्रिशूल था उसको जोर से राजकुमारी की ओर फेंक देता है। सुंदरपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में एक दिन एक मुसाफिर आता है जो साधु जैसे पहनावा पहना था। वह शहर के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान के लिए बैठ जाता है। कई दिनों तक वह साधु वहाँ पे बिना कुछ खाए पिए ध्यानस्थ होकर बैठा था। उस राज्य के लोगों को यह लगने लगा कि यह बाबा सच में कोई महान संत है, तो सारे उनके दर्शन के लिए आने लगे। जब यह खबर सुंदरपुर की राजा तक पहुँचती है तो वो खुद भी बाबा के दर्शन के लिए आ जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया तो राजा का वह संत पर विश्वास भी बढ़ने लगा। तो वह संत से राजा अपने छोटी बड़ी सारी समस्याएं, सारी बातें बांटने लगा और उनकी सलाह लेने लगा और उनके रहने के लिए एक अच्छा सा कुटीर भी बनाया और 2-3 सेवक को भी लगा दिया। राजा का कोई बेटा नहीं था, मगर राजा को एक बेटी थी
और राजकुमारी बहुत सुंदर थी। राजकुमारी जैसी सुंदर आसपास की कोई राज्य में नहीं थी। सुंदरपुर की राजा ने अपनी बेटी की विवाह बहुत छोटी उम्र में ही बगल वाली राज्य की राजकुमार से निश्चय कर दिया था। महल के सारे लोगों को बात करते हुए सुनकर राजकुमारी भी वह संत से मिलने की इच्छा प्रकट करती है, मगर राजकुमारी को महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। मगर एक दिन राजकुमारी को मौका मिलता है और वो सबसे नजर बचाकर साधु को मिलने चली जाती है, मगर यह संत की भेष में ठगता वह कोई साधु नहीं था। जैसे ही वह राजकुमारी को देखता है तो वह मोह में पड़ जाता है और राजकुमारी से विवाह करने की आलोचना करता है। राजकुमारी केवल दिखने में सुंदर नहीं थी, बहुत होशियार भी थी। उसने वो साधु की आंखों में वो लालच देखी और उसे समझ में आ गया कि यह साधु कपटी है। जैसे ही मन में ये विचार आया, राजकुमारी वहाँ से भाग निकली, मगर साधु भी उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए भागा, मगर वह पकड़ नहीं पाया। तो उसको बहुत गुस्सा आया। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? देखो तुम्हारा हश्र मैं क्या करता हूँ। अरे ये तो साधु नहीं है, ये तो कोई कपटी है, इससे तो बचकर मुझे महल पहुँचना ही है। राजकुमारी सोचती ही रही, मगर साधु ने अपने हाथ में जो त्रिशूल था उसको जोर से राजकुमारी की ओर फेंक देता है और राजकुमारी के पैर में वो लग जाता है। अरे मेरे पैर में ये लग गया, अब मैं कैसे भागूं? मगर राजकुमारी दर्द को सहन करने की शक्ति भी रखती थी, वह बहुत हिम्मतवर थी। तो उसने उस त्रिशूल को निकाल फेंका और जैसे तैसे करके महल पहुंच गई। अरे इसको तो किसी और को नजर नहीं आना चाहिए, इस घाव को मैं खुद मरहम पट्टी करूंगी। ऐसे कहते हुए अपनी घाव पे मरहम पट्टी करती है और घबराहट से राजकुमारी रोने लगती है। दूसरे दिन राजा साधु के पास पहुंचता है तो साधु सीधे मुंह बात भी नहीं करते। तो राजा दुखी होता है और पूछता है, क्या बात है गुरुजी? मुझसे कोई भूल हो गई? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? राजन, मैं जो कहूँगा वो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? कहिए, क्या बात है? तो फिर सुनो राजन, इस राज्य में एक बुरी आत्मा है। अगर उसका अंत नहीं किया गया तो वो सबको खत्म कर देगी। यह सुनकर राजा के मन में घबराहट पैदा हुई और वह कहा, बुरी आत्मा कौन है वो? उसे कैसे पकड़ा जाए? यह आत्मा आपकी महल में एक सुंदर लड़की का रूप लेकर रह रही है। कल रात को ये आत्मा हमसे मिलने हमारे कुटीर पर आई थी, लेकिन जैसे ही हमने अपने त्रिशूल उसकी तरफ फेंका तो उसने अपनी असली रूप में आ गई। उसने एक भयानक रूप धारण कर लिया। अगर मैं साधु नहीं होता तो वो मुझे भी खत्म कर लेती। मगर गुरुजी, ये तो बताइए कि मैं उसे पहचानूंगा कैसे? ऐसे कहते हुए राजा अपनी चिंता प्रकट करता है। तब ये कपटी सन्यासी कहता है, उसे ढूंढो, उसके पैर पे त्रिशूल का घाव है। अपनी राज्य में डंका बजा दो, मिलते ही उसे कैद कर लो, फिर मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। यह सुनकर चिंतित राजा अपनी महल की ओर दौड़ता है और महल के कर्मचारी को बुला के कहता है कि जिसकी पैर पे त्रिशूल की निशान है उस लड़की को ढूंढने के लिए। उसके महल के नौकर और सैनिक पूरे राज्य में ढूंढते हैं, मगर उनको ऐसी कोई लड़की नहीं मिलती है। मगर आखिर में यह पता चलता है कि राजकुमारी की पैर पे त्रिशूल का निशान है और यह बात सेवक आके राजा को सुनाते हैं। यह बात सुनते ही राजा परेशान होकर साधु के पास पहुंचता है और सारी बातें साधु को कहता है और यह निवेदन करता है कि शायद साधु से कोई भूल हुआ हो। साधु को तो ये अंदाजा था, वह पहले से ही सोच कर बैठा था और राजा से कहता है, राजन, तू जिसे राजकुमारी समझ रही हो वो असल में तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम्हारी असली बेटी को पैदा होते समय एक जादूगरनी ने चुरा लिया था और उसे इस बुरी आत्मा से बदल दिया था। अब तुम पर है राजन, मेरी बात मानो या ना मानो। अगर नहीं मानोगे तो राज्य का विनाश निश्चित है। राजा को साधु पर अटूट विश्वास था, इसीलिए ज्यादा न सोचते हुए राजा ने साधु की बात मान ली और राजा अपनी बात को मान रहा है इसका भनक लगते ही
साधु कहता है, एक बड़ी संदूक मेरी कुटिया में रख दो और रात होते ही किसी को भनक ना लगते हुए राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। राजा बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे साधु ने कहा था और राजा और साधु दोनों मिलकर उस संदूक में राजकुमारी को डालकर उसको बंद कर देते हैं और रात को ही उस संदूक को नदी में बहा दिया। उसके बाद राजा महल चला गया और साधु अपने कुटीर। मगर साधु को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली थी क्योंकि वह खुद राजकुमारी को सजा देना चाहता था। इसलिए कुटिया में पहुँचते ही अपने 2 शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें सपने में भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने कहा है कि नदी में तैरते हुए संदूक एक उनको मिलेगी और उस संदूक में बहुत कीमती चीज है और इसलिए दोनों शिष्यों को कहता है कि वो तुरंत जाए और वो संदूक को ढूंढ के कुटीर में ले आए। गुरु की बात सुन के दोनों शिष्य नदी की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन पड़ोस की राज के राजकुमार नदी किनारे शिकार पर आए थे। अचानक राजकुमार की नजर नदी में तैरते हुए संदूक पर पड़ती है और वह सैनिकों को तुरंत वह संदूक बाहर निकालने की आदेश देते हैं। इतनी बड़ी संदूक को देख के राजकुमार को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, मगर वह संदूक को खोल के देखने की निश्चय करते हैं और खोलते हैं। जैसे ही संदूक खोलता है तो वह आश्चर्य और बढ़ जाता है क्योंकि संदूक में बहुत सुंदर सी एक कन्या थी। इतनी सुंदर कन्या राजकुमार ने पूरी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। राजकुमारी डरते ही संदूक से बाहर आती है और राजकुमार को सब कुछ बताती है। राजकुमार भी स्वयं अपना परिचय देते हैं कि वो पड़ोस की राजकुमार है जिसकी शादी राजकुमारी के साथ बचपन में तय हुई थी। राजकुमार राजकुमारी को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि वह तुरंत वहीं पे गांधर्व विवाह करेंगे और उन दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया और सैनिकों को राजकुमार आदेश देता है कि उस पेटी में एक जंगली बंदर को बंद करके फिर से नदी में बहा दिया जाए। राजकुमार राजकुमारी के साथ अपने महल वापस चला जाता है। इधर साधु के दोनों शिष्य पेटी को नदी में तैरते हुए देखते हैं और उस संदूक को ले जाकर साधु की कुटीर में रख देते हैं। पेटी को देखकर साधु को बहुत संतोष होता है और वह दोनों शिष्यों को कहता है जब तक वो ना कहे तब तक कुटिया के अंदर ना आए और कुटिया के बाहर पहरे पे खड़े हो जाएं। फिर क्या था, साधु ने कुटिया की दरवाजा बंद किया और संदूक को खोला। पेटी से निकली हुई बंदर साधु के ऊपर कूदकर उसको बहुत सताती है। साधु चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मगर कोई कुटिया की दरवाजा नहीं खोला। इस तरह साधु को अपनी किए की सजा मिल गई। मैं सब जानती हूँ, असली बदमाश तो तुम हो। एक गांव में कालू और बबलू की आमने सामने दुकान थी। दोनों गन्ने का रस बेचा करते थे। कालू को बबलू की ईमानदारी से बहुत नफरत थी। वो बबलू के साथ झगड़ने के लिए मौका ढूंढता रहता था। ऐसे ही एक दिन कालू बबलू से झगड़ने लगा। या बबलू, तुम अपने आप को क्या समझते हो? देखो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या हुआ कालू भाई, क्यों सुबह सुबह झगड़ा कर रहे हो? मैंने तुमसे बात भी नहीं की। तुम जंगल के पंछियों को मेरे बारे में क्या फैला रहे हो कि मैं गन्ने के रस में पानी मिलाता हूँ? मुझे ये बात किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। सब लोग जानते हैं कि तुम गन्ने के रस में पानी मिलाते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें बहुत चर्बी चढ़ गई है। मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ बस देखते जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू अपनी ही एक दोस्त टिल्लू को बहला फुसला कर बबलू की दुकान में भेजता है। अरे ये कैसा गन्ने का रस है? मेरी तो जान ही जा रही है पेट दर्द के कारण। तुम इसमें क्या मिलाते हो? उसका चीखना सुनकर वहाँ खड़े पक्षी और कालू कौवा सारे पहुँच जाते हैं। अरे ये क्या भाई, तुमने लगता है बबलू के केमिकल से बने गन्ने का रस पी लिया है। इस बबलू को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं कितने लोगों की तबीयत ऐसी ही खराब हो जाती है। फिर वहाँ खड़े लोग भाग जाते हैं और बबलू की पिटाई कर देते हैं। उसके बाद बबलू बहुत दुखी होकर एक जगह पे बैठा रहता है। तभी उसके पास एक भिखारी आता है। बेटा, तुम बबलू हो ना?
तुमसे बहुत बार मैंने गन्ने का रस मुफ्त में पिया है। मुझे कुछ खाने के लिए दो बेटा, कम से कम एक गिलास गन्ने का रस ही दे दो। एक धोखेबाज के कारण अब यहाँ अकेले रो रहा हूँ मैं। आपको दिखाई नहीं देता है क्या मेरी हालत? हाँ, मैं ईमानदारी से काम करता था और मुझे पिटाई मिली, जबकि वो मिलावटी गन्ने का रस बेचने वाला आज अच्छे से अपनी दुकान चला रहा है। अब इसमें भगवान क्या करेंगे? क्या जब मैं गन्ने का रस निकालूंगा तो मशीन में से खिलौने निकलेंगे क्या? क्या करेंगे भगवान इसमें? किसे पता बेटा कि मशीन में से गाड़ियाँ आने लगे, कुछ भी हो सकता है। देखो बाबा, मैं तुम्हारी कहने पर ये सब करके देखूंगा। अगर कुछ चमत्कार हुआ तो ठीक है, नहीं तो अब से मैं तुम्हें भिखारी के साथ साथ पागल भी समझूंगा। बबलू के वहाँ से जाते ही भिखारी साधु में तब्दील हो जाता है। फिर बबलू अपने गन्ना जूस की मशीन में गन्ना डालता है तो दूसरी तरफ से छोटे छोटे खिलौने निकल आते हैं। वो खिलौने गन्ने के बने हुए होते हैं, मोटर कार, बाइक, छोटा प्लेन इत्यादि। अरे ये क्या? ऐसे कालू आश्चर्य हो जाता है। ये तो उस भिखारी का चमत्कार है। शायद वो भिखारी ही नहीं था, वो कोई पहुँचे हुए साधु महात्मा रहे होंगे। वहाँ पे पहुँचे हरिया काका कहते हैं, बेटा तुम्हारे खिलौने तो बहुत ही सुंदर हैं। ऐसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखे जो गन्ने से बने हुए हो। मेरे पोते के लिए तो 2 खिलौने दे ही दो। हाँ हरिया काका, ये लो। इसके बाद एक ग्राहक आते जाते हैं और बबलू की दुकान में भीड़ बढ़ जाती है और पंछी लोग मिलकर उससे माफी मांगते हैं। अरे आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे माफी नहीं मांगिए। ये सब किया कराया कालू का है। इसके बाद से तो बबलू की दुकान चल निकलती है। उसके यहाँ बच्चों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है और सभी उसके खिलौनों का मजा लेते रहते हैं। ये बबलू, ये क्या चमत्कार है? तुमने लगता है किसी तांत्रिक को पकड़ के गांव वालों को मूर्ख बनाने की ठान ली है और उनसे पैसे हड़पने की सोच रहे हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? देखो गांव वालों, ये कोई मांत्रिक की मदद से ऐसा कर रहा है। ये इसका आप सबको लूटने का प्लान है। इसको पीट दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, पीटो इसे। तभी वहाँ गांव की मुखिया पीलू आ जाती है। पीलू को देखकर सब चुप हो जाते हैं। कालू, तुम हद से ज्यादा बदमाश हो गए हो। मैं गांव में नहीं थी तो तुमने अपने से ही बबलू को सजा दे दिया, उस पर गलत सलत इल्जाम लगाया। मैं सब जानती हूँ, असली बदमाश तो तुम हो। तुम्हारी गन्ने का रस पीकर मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। असल में तुम अपने गन्ने के रस में केमिकल मिलाते हो। ये देखो लैब रिपोर्ट। पीलू सबको गन्ने का रस का रिपोर्ट दिखाती है। उसमें मिलावटी होना पाया गया था। सभी गांव वाले कालू को पीट देते हैं। बबलू, तुम्हें लगता है किसी साधु महात्मा का आशीर्वाद मिला है। तुम नेक दिल के ईमानदार व्यक्ति हो। अब से तुम ऐसे ही खिलौने बेचा करो। इसके बाद से बबलू पूरी मेहनत करके गन्ने की मशीन से नए नए खिलौने बनाने लगा और उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी। इस तरह से गांव में उसका बहुत नाम हो गया और वो जल्द ही दौलतमंद भी हो गया। फिर वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। तो कालू बोलता है, अब पीलू अपने घर में दुखी थी। सुनिए, अगर ऐसे ही रासायनिक केमिकल खरीदने वालों को यहाँ इकट्ठा करता हूँ। फिर तुम्हारी दुकान वैसे भी नहीं चलती है। कालू अचानक से इतने बड़े फल कहाँ से ले आया? अच्छा, तो ये बात है। ये तो सरासर धोखा है कालू। जमनापुर गांव के जंगल में पति पत्नी पीलू और बबलू फल बेचने का काम करते थे। वो लोग अपने घर के पीछे फलों की खेती करते थे। उनके खेत में बिना केमिकल वाली ऑर्गेनिक खेती ही हुआ करती थी। फिर दोनों पति पत्नी ठेले में फल बेचने का काम करते थे। उनकी दुकान बहुत अच्छे से चल रही थी और ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। पीलू और बबलू की दुकान के सामने कालू कब्बे का भी दुकान थी, लेकिन उनकी दुकान में ग्राहक कम आते थे क्योंकि
क्योंकि वो महंगा फल बेचा करता था। मैं ऐसा क्या करूं कि इन दोनों बिद्दी चिड़ियों की दुकान से ज्यादा मेरी दुकान में लोग आए। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात किया करती थी और हमेशा उन्हें पूरी ईमानदारी से तोल कर फल दिया करती थी। दीदी, मुझे 2 किलो सेब दो, मकर संक्रांति के व्रत के लिए चाहिए। तो पीलू कहती है, हाँ हाँ बबलू भाई, ये लो 2 किलो सेब मकर संक्रांति के व्रत के लिए। उसी दिन सुंदरी कालू की दुकान में फल लेने के लिए जाती है। कालू भैया, जरा 1 दर्जन केले देना, मकर संक्रांति की पूजा में लगेंगे। ये लो बहन, 1 दर्जन केले। तो सुंदरी कहती है, अरे ये क्या, ये तो सड़ चुके हैं। तो कालू बोलता है, अब नहीं नहीं, सड़े नहीं हैं, ज्यादा बस पक गए हैं। इनमें मक्खियाँ भी भिन भिना रही है। तुम हमें बासी फल बेच रहे हो। अरे तुम्हारी दुकान वैसे भी नहीं चलती है। ले देकर कोई ग्राहक आया तो उसको तो ढंग से फल बेचो। मकर संक्रांति की पूजा में मैं क्या सड़े हुए फल उपयोग करूं? इससे अच्छा है मैं पीलू की दुकान से फल खरीद लूंगी। ये सुनकर कालू आग बबूला हो जाता है। सुंदरी वहाँ से चली जाती है। ये पीलू की वजह से मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कालू परेशान होकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी हरी तोती को अपनी परेशानी बताता है। तो हरी तोती कहती है, त्योहार की समय फल नहीं बेच पाओगे तो कब बेचोगे? पीलू चिड़िया को हराने के एक ही तरीका है, तुम रसायन यानी केमिकल से अपने फल पकाओ, जिसे वो दिखने में बड़े बड़े हो जाएंगे और लोग उसके लिए ज्यादा दाम भी दे देंगे। कालू कहता है, वाह क्या आइडिया है। इसके बाद कालू तुरंत ही रासायनिक केमिकल का एक बोरी पाउडर शहर से खरीद कर ले आता है। रात में वो अपने फलों में उसको छिड़का देता है और सुबह तक उसके फल बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। कालू उनको ले जाकर अपनी दुकान में सजा देता है। अरे कालू भैया, ये इतने बड़े बड़े फल कहाँ से ले आए हो? मुझे तो देखकर लालच आ रहा है। तो कालू कहता है, तो फिर खरीद ही लो टिल्लू भाई, इम्पोर्टेड है। तभी वहाँ पे जाबाज पहुँचता है। ये फल देखकर लगता है मेरे जैसे पहलवान के लिए ही बने हैं। मुझे तो 5 किलो मिक्स फल दे दो। तो कालू कहता है, देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा। कालू की तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी। उसकी दुकान में बहुत भीड़ लग गई और पीलू की दुकान खाली ही रह जाती है। कालू अपनी पत्नी को कहता है, हरी तोती, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। आज तो पूरे के पूरे फल बिक गए हैं। ये देखो आज की कमाई, इतना तो मैं 1 हफ्ते में भी नहीं कमा सकता। दूसरी तरफ पीलू अपने घर में दुखी थी। सुनिए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कालू के कारण हम सड़क पे आ जाएंगे। हम तो रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे। तो बबलू कहता है, लेकिन कालू अचानक से इतने बड़े फल कहाँ से ले आया? पता नहीं। हमें थोड़ा धीरज रखना होगा पीलू। ईमानदारी का फल धीरे धीरे मिलता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और कालू के बड़े बड़े रासायनिक केमिकल के फल लोग बड़े शौक से खा रहे थे, लेकिन पीलू के ऑर्गेनिक स्वस्थ फल कोई नहीं ले रहा था। कुछ ही दिनों में जंगल के लोगों की तबीयत खराब होने लगी है। वो लोग उल्टियाँ करने लगते हैं, लेकिन कारण किसी की समझ में नहीं आता है। अरे ये क्या, लोगों को आजकल उल्टियाँ हो रही है। तो बबलू कहता है, जरूर कालू के फलों में गड़बड़ है, जिससे सबकी तबीयत खराब हो रही है। तो पीलू कहती है, अब लगता है हमें दुकान बंद कर देनी चाहिए। मैं मजदूरी कर लूंगी। लेकिन ये बात बबलू को नहीं जमती है। वो सोचता है कि उस दिन कालू का पीछा करके देखे कि कालू आखिर इतने बड़े बड़े फल कहाँ से लाता है। ऐसे ही रात होती है। कालू रासायनिक केमिकल खरीदने के लिए चुपचाप शहर जाता है। बबलू उसका पीछा करता है और देखता है कि वो घर वापस आकर रासायन केमिकल को फलों में छिड़क रहा है। अच्छा, तो ये बात है। कालू, तुम ये जहरीले रासायन केमिकल से अपने फल बड़े करते हो। तुम्हें लोगों की जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं अभी गांव वालों को यहाँ इकट्ठा करता हूँ। फिर बबलू जोर जोर से शोर मचाने लगा।
जिससे गांव के पंछी वहां इकट्ठा हो गए। ये देखो, आप सभी इतने जहरीले फल खा रहे थे। ये तो सरासर धोखा है कालू। तुमने हमें इतने घटिया फल बेचे। तो जाबाज कहता है, और वो भी झूठ बोलकर कि ये इम्पोर्टेड है। अब तुम्हारी खैर नहीं। कालू कहता है, अरे वो इसके पहले कालू कुछ बोल पाता, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं और फिर सभी कालू की अच्छे से पिटाई कर देते हैं। पीलू कहती है, कालू के फलों के साइज देखकर आप सभी लालच में आ गए थे और उन्हें खाकर बीमार होने लगे थे। तो टिल्लू बोलता है, अब से हम तुम्हारे यहाँ ही फल खरीदेंगे पीलू दीदी। ऐसे कहकर सभी पक्षी कालू को